आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएससी लेवल का सिलेबस, जिसमें हम पढ़ेंगे सीक्वेंसेस इन मैट्रिक्स स्पेसेस। एक्स, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है एक्स डी, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम सीक्वेंस किस चीज़ को कहते हैं। एक्स डी हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है। ए जो है वो सबसेट है नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर से आप वाकिफ़ हैं, क्या हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर आप एक फंक्शन डिफाइन करें जिसकी डोमेन ए हो और जिसकी रेंज मैट्रिक्स स्पेस एक्स हो, तो हम इस फंक्शन को सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस कहेंगे। फंक्शन को सीक्वेंस कहेंगे और इन मैट्रिक्स स्पेस इसलिए कहेंगे कि इसके जो आंसर्स हैं वो मैट्रिक्स स्पेस में हैं। जनरली अगर हम रेंज फिक्स ना करें, रेंज कोई सा भी सेट हो, तो हम इस फंक्शन f को सीक्वेंस कहते हैं। लेकिन अगर हमने रेंज x कह लिया है मैट्रिक्स स्पेस, तो ये सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस हो गई है। अगर रेंज को हम r ले लें तो हम फंक्शन f को सीक्वेंस इन R कहेंगे या रियल सीक्वेंस कहेंगे। अगर हम रेंज जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स का सेट ले लें तो हम इस फंक्शन f को, जिसको हम सीक्वेंस कह रहे हैं, इसे हम कम्प्लेक्स सीक्वेंस कहेंगे या सीक्वेंस इन C कहेंगे। तो सीक्वेंस बेसिकली एक फंक्शन है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर्स का सबसेट है और जिसकी रेंज हमारे लिए मैट्रिक्स स्पेस है। मैं जब बात करूँगा तो मैं ए की बजाय हमेशा एन ले लिया करूँगा, अनलेस कि मुझे ए एन का कोई सबसेट लेना हो। तो आम हालात में मेरे लिए डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर्स हुआ करेगी। अगर हमारे पास सीक्वेंस है, डोमेन इसकी नेचुरल नंबर्स है, आंसर इसके मैट्रिक्स स्पेस में से हैं, जब f 1 पे ऑपरेट होगा नेचुरल नंबर पे, तो जो आंसर आएगा हम उसे x1 कहेंगे। जब 2 पे इस फंक्शन को ऑपरेट करेंगे नेचुरल नंबर पे, तो जो आंसर आएगा उसे x2 कहेंगे। x1 को हम कहेंगे सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, x2 को हम कहेंगे सीक्वेंस की सेकंड टर्म है। गैस करें, जब इस फंक्शन f को 3 पे ऑपरेट करेंगे तो जो आंसर आएगा उसका नाम क्या रखेंगे? उसका नाम हम x3 रख लेंगे, उसे हम सीक्वेंस की थर्ड टर्म कहेंगे। और जनरली जब हम किसी एक नेचुरल नंबर n पर इस फंक्शन f को ऑपरेट करेंगे, इस सीक्वेंस f को ऑपरेट करेंगे, तो जो आंसर आएगा उसे हम xn कहेंगे और हम इसे जर्नल टर्म कहते हैं। हम इसको सीक्वेंस की nth टर्म भी कह लेते हैं। और जब हम नॉर्मली किसी भी सीक्वेंस की बात करते हैं तो हम बजाय इसके कि हम फंक्शन f का नाम लें, हम उस फंक्शन f की वजह से जो आंसर्स आ रहे हैं उसको सीक्वेंस कहते हैं। यानी इन जनरली हम सीक्वेंस किसको कहते हैं? आंसर्स वाले नंबर्स को। यानी हम कहते हैं x1, x2, x3, सो ऑन, xn एंड सो ऑन। ये जो नंबर्स हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो मैट्रिक्स स्पेस X में से हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को हम कहेंगे ये क्या है? सीक्वेंस है। और इस पूरी सीक्वेंस को हम एब्रीवेटेड फॉर्म में xn लिख लेते हैं पैरेंथेसिस के अंदर और बता देते हैं कि n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक है। बल्कि n 1 से इन्फिनिटी भी मेंशन नहीं करते, बस हम सिंपली xn लिख लेते हैं। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। एक्चुअल डेफिनेशन में सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर्स का सबसेट है। रेंज कोई सा भी सेट हो सकता है, लेकिन हमारी डिस्कशन चूँकि मैट्रिक्स स्पेसेस के लिए है, रेंज हमारा कोई मैट्रिक्स स्पेस होगी। और हम जब भी सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे
अनलेस कि हम स्टेट करें हम डोमेन हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिया करेंगे। F1 के आंसर का नाम हम X1 रखेंगे, उसे सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म कहेंगे। F2 के आंसर का नाम X2 रखेंगे, सीक्वेंस की सेकंड टर्म कहेंगे, सो ऑन। नेचुरल नंबर n पे जब फंक्शन f ऑपरेट होगा, सीक्वेंस ऑपरेट होगी, तो जो आंसर आएगा उसे हम xn कहेंगे और उसे हम सीक्वेंस की nth टर्म कहेंगे। और इन जनरली हम इस फंक्शन को इग्नोर कर देते हैं जिसने ये x1, x2, xn और सो ऑन बनाए हैं। हम इसी आंसर्स को x1, x2, x3, xn सो ऑन को हम कहते हैं ये हमारी सीक्वेंस है और ये उस सीक्वेंस को एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखने का मेथड है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्ज करें मैट्रिक्स स्पेस जो है वो मैं रियल नंबर्स का सेट ले रहा हूँ और मैट्रिक यूजुअल मैट्रिक ले रहा हूँ। याद करवा दूँ, रियल नंबर्स में यूजुअल मैट्रिक जब दो एलिमेंट्स x और y पे डी ऑपरेट करते हैं तो उसका आंसर x माइनस वाई का मॉडुलस होता है। ये इस मैट्रिक को ऑपरेट करने का फार्मूला है और मैं इस मैट्रिक स्पेस के अंदर एक सीक्वेंस ले रहा हूँ और मैं सीक्वेंस की जर्नल टर्म n टर्म लिख रहा हूँ, xn 1/n है। ये मेरे पास सीक्वेंस है। क्या इस सीक्वेंस की टर्म्स होंगी? आप देख सकते हैं n को 1 लें, x1 1 है, n को 2 लें, x2 1/2 है, n को 3 लें 1/3 है और 1/4, 1/5 सो ऑन। ये हमारे पास सीक्वेंस है। एक और सीक्वेंस ले लेते हैं। फर्ज करें xn मैं लिख लेता हूँ n²। इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म 1 का स्क्वायर 1, सेकंड टर्म n की जगह 2 लिखें, 2 का स्क्वायर 4, फिर 9, फिर 16 और फिर सो ऑन। इस तरह से हम डिफरेंट सीक्वेंसेस की एग्जांपल ले लेते हैं। बेसिकली सीक्वेंस क्या है? फंक्शन है, लेकिन हम जब आम हालात में किसी सीक्वेंस की बात करते हैं तो फंक्शन की बजाय उसके जो आंसर्स होते हैं उन आंसर्स के सेट को हम सीक्वेंस कहते हैं। इस सीक्वेंस को आप एब्रीवेटेड फॉर्म में 1/n लिख सकते हैं। इस सीक्वेंस को आप एब्रीवेटेड फॉर्म में n का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये सीक्वेंसेस को हमने एब्रीवेटेड फॉर्म में भी लिखना सीखा है। हम बात करने लगे हैं कि कैसी सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। कन्वर्जेंट का लफ्ज़ी मतलब है किसी चीज़ के करीब हो जाना। हमारे पास जो सीक्वेंस होती है उसकी टर्म्स मैट्रिक्स स्पेस के एलिमेंट्स होते हैं। क्या मतलब होगा सीक्वेंस के कन्वर्ज कर जाने का? मिसाल के तौर पर हमने ये जो एग्जांपल ली है रियल नंबर्स की मैट्रिक्स स्पेस लेकर, इसके अंदर हमने सीक्वेंस ली है 1, 1/2, 1/3, 1/4। क्या ये सीक्वेंस की टर्म्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं मैट्रिक्स स्पेस यानी रियल नंबर्स में से किसी नंबर के करीब हो रही हैं, मैट्रिक्स स्पेस के किसी एलिमेंट के करीब हो रही हैं? क्या ख्याल है? हमें लग ये रहा है कि ये जो हमारे पास रियल नंबर्स की सीक्वेंस है मैट्रिक्स स्पेस रियल नंबर्स के अंदर, जैसे जैसे हम इस सीक्वेंस की टर्म्स आगे बढ़ाते जा रहे हैं इस सीक्वेंस की टर्म्स 0 के करीब होती जा रही हैं। क्या हो रहा है? इस सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो 0 के करीब हो रही हैं। अब ये करीब होने का कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि जी इस सीक्वेंस की टर्म्स 0 के करीब हो रही हैं तो ये 0 के करीब होने का क्या मतलब है? चीज़ों के करीब होने का, नंबर्स में नंबर्स के आपस में करीब होने का डिसीजन कैसे करते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि 1 जो है वो 2 के करीब है, या हम ये कह सकते हैं कि 1.9 जो है वो 2 के करीब है? नंबर्स में करीब होने का डिसीजन हम कैसे करते हैं? याद करें, नंबर्स में करीब होने का डिसीजन हम उनका डी मालूम करके करते हैं, डिस्टेंस मालूम करके करते हैं। यानी अगर मैं डी मालूम करूं 2 और 1 का रियल नंबर्स में, ये आंसर आएगा 1। और अगर मैं डी मालूम करूं 2 और 1.9 का तो आंसर आएगा 0.1। जितना आंसर
कम आए इसका मतलब है वो करीब हैं, आंसर बड़ा नंबर आए तो उसका मतलब है वो दूर हैं। दो नंबर्स हैं रियल नंबर्स में से, डिसाइड ये करना है कि वो एक दूसरे के करीब हैं या नहीं हैं। तो कैसे डिसाइड करेंगे? डी की मदद से। जनरली किसी भी मैट्रिक्स स्पेस में जब भी हमने दो मैट्रिक्स स्पेस के एलिमेंट्स के करीब होने का डिसीजन करना हो तो हम उस मैट्रिक्स स्पेस के एलिमेंट्स के दरमियान डी कैलकुलेट करके करते हैं। किसकी मदद से करते हैं? डी की मदद से। अब मुझे डिसीजन ये करना है कि इस सीक्वेंस की टर्म्स ज़ीरो के करीब हैं जी। कैसे करूँगा? मैं ज़ीरो का और टर्म्स का डी कैलकुलेट करूँगा। कितना डी निकलेगा तो मैं कहूँगा करीब है। कंपैरिजन में तो हम यहाँ आसानी से कह सकते हैं कि 2 1 से ज़रा दूर है, लेकिन 2 1.9 के करीब है कंपैरिजन में, क्योंकि इसका डी 1 है, इसका 0.1 है। लेकिन कौन सा एब्सोल्यूट डी होगा जब हम कहेंगे कि नहीं जी अब ये बहुत करीब आ गए हैं? दो नंबर्स के दरमियान कितने डी से आप डिसाइड ये करेंगे कि वो दो नंबर्स करीब आ गए हैं? उसके लिए हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पर एप्सिलॉन का। हमने कहा है एप्सिलॉन कोई रियल नंबर है, एप्सिलॉन पॉजिटिव है। हम कहेंगे दो नंबर्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं। अगर फ़र्ज़ करें मैंने कहना हो कि जी नंबर x और y करीब हैं, तो मैं कहूँगा कि x और y उस वक्त करीब हैं जब x और y का d हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से छोटा हो। दो नंबर्स के करीब होने का डिसीजन कैसे करेंगे? दो नंबर्स को हम कहेंगे वो एक दूसरे के करीब हैं। कब करीब हैं? जब उनका डी हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से छोटा हो। तो मैंने आपको बताया है कि दो एलिमेंट्स का एक मैट्रिक्स स्पेस में अगर मुझे दो एलिमेंट्स के करीब होने का डिसीजन करना है तो मैं क्या करूँगा? उनका डी कैलकुलेट करूँगा, और अगर उनका डी हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से छोटा हुआ तो मैं कहूँगा वो दो नंबर्स करीब हैं, वो दो एलिमेंट्स एक दूसरे के करीब हैं। इस सीक्वेंस में क्लेम ये है कि इस सीक्वेंस की टर्म्स ज़ीरो के करीब हैं। तो होना क्या चाहिए? सीक्वेंस की टर्म्स का और ज़ीरो का डी हर एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। सीक्वेंस की टर्म्स को जनरली हम किससे लिख रहे हैं? xn से लिख रहे हैं। ये जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं, n फर्स्ट टर्म भी हो सकती है, सेकंड भी, थर्ड भी। xn हर टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। xn और ज़ीरो का जो डी है वो छोटा होना चाहिए हर एप्सिलॉन से। अगर ऐसा हो गया, हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से ये डी कम हो गया, तो हम कहेंगे इस सीक्वेंस की टर्म्स ज़ीरो के करीब हैं। सीक्वेंस में कितनी टर्म्स हैं? सीक्वेंस में इन्फिनिट टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? इन्फिनिट। अगर इन इन्फिनिट टर्म्स में से फ़र्ज़ करें पहली 10 टर्म्स ज़ीरो के करीब ना हो, तो क्या तब भी हम कह सकेंगे कि सीक्वेंस की टर्म्स ज़ीरो के करीब हैं या सीक्वेंस ज़ीरो के करीब हो रही है? सीक्वेंस में इन्फिनिट टर्म्स हैं और मैं कह रहा हूँ पहली 10 नहीं हैं जी ज़ीरो के करीब। 10 के बाद 11 नंबर टर्म से लेकर बाकी सारी टर्म ज़ीरो के करीब हैं। बिल्कुल कह सकेंगे कि हाँ सीक्वेंस की टर्म ज़ीरो के करीब हैं, क्योंकि इन्फिनिट टर्म्स हैं। इन्फिनिट के मुकाबले में 10 की बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है। वो 10 नहीं भी हैं, बाकी सारी हैं, तो हम कहेंगे हाँ सीक्वेंस की टर्म्स ज़ीरो के करीब हैं। अगर फ़र्ज़ करें सीक्वेंस की पहली 50 टर्म ज़ीरो के करीब ना हो, 50 के बाद बाकी सारी टर्म्स ज़ीरो के करीब हों, तो बाकी जो टर्म्स हैं वो इन्फिनिट हैं, वो ज़ीरो के करीब हैं, पहली 50 नहीं भी हैं, तो हम कहेंगे हाँ सीक्वेंस की टर्म्स ज़ीरो के करीब हैं और सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, सीक्वेंस करीब हो रही है। किसके करीब हो रही है? ज़ीरो के करीब हो रही है। ये बात हमने हर एप्सिलॉन के लिए चेक करनी है, हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए चेक करनी है। फ़र्ज़ करें मैंने एप्सिलॉन को लिया 0.1 और मेरे पास सीक्वेंस की टर्म्स क्या हैं? 1, 1/2, 1/3, 1/4, और इनका डी कहाँ से निकालना है? ज़ीरो से। सीक्वेंस की जनरली टर्म xn 1/n है। मुझे xn और ज़ीरो का डी कैलकुलेट करना है। रियल नंबर्स में
डी के फार्मूले से ये डी कैलकुलेट होगा 1/n-0 का मॉडुलस, यानी 1/n होगा। और मैं ये चाहता हूँ कि ये 1/n लेस आ जाए 0.1 से, और हो सकता है सीक्वेंस की कुछ टर्म्स के लिए ना आए, शुरू की बाद वाली सारी टर्म्स के लिए आ जाए। मिसाल के तौर पे इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म लें तो 1 तो 0.1 से लेस नहीं है। सेकंड टर्म लें 1/2 भी 0.1 से लेस नहीं है। अगर मैं इसकी 11th टर्म लूँ 1/11 जो होगा वो 0.1 से छोटा होगा। 12th टर्म लूँ 1/12 भी 0.1 से छोटा होगा। 1/10 जो है वो 0.1 के बराबर होगा, 0.1 से छोटा नहीं होगा। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, 10th टर्म तक ये वाला जो d है xn और 0 का वो 0.1 से लेस नहीं होगा, लेकिन xn और 0 का d 0.1 से लेस होगा जब भी मैं n को 11 ले लूँ या 11 से बड़ा ले लूँ। मैंने एप्सिलॉन लिया 0.1, मैंने xn और 0 के दरमियान d कैलकुलेट किया, देखा क्या वो इस एप्सिलॉन से लेस है। मैंने देखा फर्स्ट 10 टर्म्स के लिए तो नहीं है, लेकिन 11th टर्म और उसके बाद वाली टर्म्स के लिए है। मैं कह सकता हूँ इस सीक्वेंस की टर्म 0 के करीब हो रही हैं। इस तरह का काम मुझे हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए करना होगा। अगर फर्ज करें मैं इसी सीक्वेंस में एप्सिलॉन को ले लेता हूँ 0.01, अब xn और 0 का d जो है 1/n, क्या ये 0.01 से लेस है? हाँ लेस है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन के साथ कि सीक्वेंस की पहली 100 टर्म्स के लिए लेस नहीं है, लेकिन अगर मैं सीक्वेंस की टर्म का नंबर 101 लूँ या उससे बड़ा लूँ तो फिर लेस है। हम कह सकते हैं ये सीक्वेंस 0 के करीब हो रही है। जैसे जैसे आप सीक्वेंस की टर्म का नंबर बढ़ाते हैं ये 0 के करीब होती चली जाती है। और करीब होने के लिए हमने कहा हम कैसे डिसीजन करेंगे, सीक्वेंस की टर्म्स का, और जिसके करीब होने का हम कह रहे हैं, जिसके करीब होने के बारे में हम कह रहे हैं सीक्वेंस की टर्म्स का, और उसका डी कैलकुलेट करेंगे और उसे देखेंगे वो हर एप्सिलॉन, हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस होना चाहिए। और जब भी आप कोई एप्सिलॉन लेंगे तो हो सकता है सीक्वेंस की कुछ टर्म्स के लिए तो ना आए लेस, लेकिन कुछ टर्म्स के बाद, जैसे एप्सिलॉन को 0.1 लेने पर टर्म नंबर 11 के बाद बाकी सारी टर्म्स का डी, जब भी आप xn और 0 का डी कैलकुलेट करेंगे टर्म नंबर 11 और उसके बाद, तो वो 0.1 से लेस आएगा, लेकिन शुरू की 10 टर्म्स का नहीं आएगा। और जब एप्सिलॉन को मैंने 0.01 लिया है तो xn और 0 का d 1/n 0.01 से लेस है। अगर सीक्वेंस की टर्म नंबर आप 101 लेते हैं या उससे बड़ी लेते हैं, n को 101 या उससे बड़ा लेते हैं, तो फिर लेस है। बस यही वो बात है जिसकी मदद से हम डेफिनेशन बनाने लगे हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। अगर हमारे पास एक सीक्वेंस xn है और हम क्लेम ये कह रहे हैं कि ये करीब हो रही है, कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्जेंट है किस नंबर के, x के, कब कहेंगे? जब xn और x का d लेस हो एप्सिलॉन से। और कौन कौन से एप्सिलॉन के लिए? फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए। क्या सीक्वेंस की सारी टर्म्स xn और x का d एप्सिलॉन से लेस हो? नहीं, ज़रूरी नहीं है सारी का हो सकता है शुरू की कुछ टर्म्स का ना हो लेकिन बाद वाली सब का हो। उसके लिए हम ढूंढेंगे वो नंबर, हर एप्सिलॉन की दफ़ा आप एक नंबर ढूंढेंगे कि किस नंबर तक सीक्वेंस की टर्म्स और x का d एप्सिलॉन से लेस नहीं है, लेकिन किस नंबर से और उस नंबर के बाद एप्सिलॉन से लेस है। उस नंबर का नाम हम रखा करेंगे n0। एक नेचुरल नंबर n0 ढूंढेंगे कि जब भी आप सीक्वेंस की टर्म n0 या n0 से बड़ी लें तो सीक्वेंस की टर्म्स में और x में जो d है वो एप्सिलॉन से लेस आ जाए। जैसे जैसे आप एप्सिलॉन चेंज करते चले जाएं
ऐसा नंबर n नॉट ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर मिलता चला जाएगा तो हम सीक्वेंस को कहेंगे वो कन्वर्जेंट है। डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखते हैं। फर्ज करें XD हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है और लेट कर लेते हैं कि XN be a sequence in X. We say the sequence XN converges to a point X in the matrix space X if for every positive real number epsilon there exists a natural number n such that xn और x का d लेस है एप्सिलॉन से शुरू की टर्म्स के लिए नहीं, लेकिन जब भी हम टर्म n नॉट या उससे बड़ी टर्म लें तो फिर xn और x का d एप्सिलॉन से लेस है। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। किस नंबर को कन्वर्ज कर रही है? कन्वर्जेस टू अ पॉइंट x बिलोंग्स टू x। हमारे पास एक सीक्वेंस है xn, एक मैट्रिक्स स्पेस x में है ये सीक्वेंस। हम कहेंगे ये मैट्रिक्स स्पेस के पॉइंट x को कन्वर्ज करेगी। कब कन्वर्ज करेगी? जब सीक्वेंस की टर्म्स xn और x करीब आ जाएं। करीब होने के डिसीजन के लिए हम लेंगे पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन और xn और x के d को उस एप्सिलॉन से छोटा करेंगे। जब एप्सिलॉन से छोटा करेंगे तो हो सकता है शुरू की टर्म्स ना हो, लेकिन एक ख़ास नंबर के बाद वाली सारी टर्म्स x के करीब हो जाएं। तो हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन चेंज करते चले जाएंगे और हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए ढूंढते जाएंगे एक नेचुरल नंबर n नॉट कि n नॉट से पीछे वाली टर्म्स और x का d तो एप्सिलॉन से लेस ना हो। लेकिन जब भी हम टर्म का नंबर n नॉट लें या n नॉट से बड़ा नंबर लें टर्म का, तो उस सूरत में xn और x के दरमियान d एप्सिलॉन से छोटा आ जाए। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट है। और हम कहेंगे कि xn x को कन्वर्ज कर रही है। और लिखेंगे कैसे? अगर सीक्वेंस xn कन्वर्ज कर रही है तो फिर हम लिखते हैं लिमिट n approaches to infinity xn equals to x। n approaches to infinity का मतलब है कि सीक्वेंस की टर्म का नंबर बढ़ाते चले जा रहे हैं और जैसे जैसे नंबर बढ़ाते जा रहे हैं सीक्वेंस की टर्म का जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो x के करीब होती जा रही हैं। होती करीब जा रही हैं। करीब होने का डिसीजन हम एप्सिलॉन की मदद से करेंगे, लेकिन लिखा कैसे करेंगे? हमेशा इक्वल साइन के साथ। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे कैसे भला? कि xn approaches to x। इसको पढ़ेंगे approaches to x, n approaches to x। एक एग्जांपल देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखी थी। हमने मैट्रिक्स स्पेस ली रियल नंबर्स की। हमने मैट्रिक इसमें यूजुअल लिया जिसमें x और y के दरमियान d कैलकुलेट करने का फार्मूला x माइनस वाई का मॉडुलस है। हमने इसमें एक सीक्वेंस ली जिसकी n टर्म का फार्मूला 1/n था। सीक्वेंस 1, 1/2, 1/3, 1/4 और सो ऑन। ये सीक्वेंस है हमारे पास और हमारा क्लेम ये था कि ये ज़ीरो को अप्रोच कर रही है। इस वक्त भी हमारा क्लेम यही है कि ये सीक्वेंस ज़ीरो को कन्वर्ज कर रही है। और अगर हमने शो करना है कि कन्वर्ज कर रही है तो हमने पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन्स लेने हैं
कितने सारे, हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन लेना है और हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन लेने के बाद एक नंबर एन नॉट ढूंढना है कि सीक्वेंस की टर्म जब भी आप एन नॉट या एन नॉट से बड़ी लें उसके बाद सीक्वेंस की टर्म और एक्स का डिस्टेंस एप्सिलॉन से लेस है। एन नॉट से प्रीवियस टर्म्स तक, टर्म नंबर 1 से लेकर टर्म नंबर एन नॉट माइनस 1 तक तो एक्स एन और एक्स का डी एप्सिलॉन से लेस नहीं है, लेकिन जब भी आप टर्म का नंबर एन नॉट लेते हैं या एन नॉट से बड़ा लेते हैं तो उस सूरत में एक्स एन और एक्स का डी एप्सिलॉन से लेस है। ये काम हमने इस सीक्वेंस के लिए किया था, एप्सिलॉन की वैल्यू 0.1 के लिए और एप्सिलॉन की वैल्यू 0.01 के लिए, लेकिन ये हमें कितने एप्सिलॉन के लिए करना है? हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए करना है। फॉर एवरी एप्सिलॉन रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 we have to find क्या फाइंड करना है? एक नेचुरल नंबर एंड नॉट सच दैट क्या हो कि जब आप एक्स एन और एक्स का डी कैलकुलेट करें, एक्स एन हमारे पास यहाँ 1/n है, किसको कन्वर्ज कर रही है? वो हमारे पास 0 है, और फार्मूले के मुताबिक इसका डी कैलकुलेट करते हैं तो 1/n आंसर आता है। ये आंसर एप्सिलॉन से छोटा आए फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। ये काम हमने करना है। अगर हम ये काम करने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब होगा ये सीक्वेंस 0 को अप्रोच कर रही है, ये सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज कर रही है। ये काम याद रहे मुझे करना है, वी हैव टू फाइंड। और इसके लिए मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी का। आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी मैं आपको याद करवा देता हूँ और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास x और y दो रियल नंबर्स हों और इनमें से एक रियल नंबर पॉजिटिव हो तो आपको मिल जाएगा एक नेचुरल नंबर एन नॉट के x और एन नॉट का जो प्रोडक्ट होगा वो इस दूसरे नंबर y से ग्रेटर होगा। ये आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी है, मैं इसका इस्तेमाल करने लगा हूँ यहाँ पर एप्सिलॉन और 1 के लिए। फॉर एप्सिलॉन एंड 1 रियल नंबर हैं, एप्सिलॉन को मैं 0 से बड़ा ले रहा हूँ। देयर एग्जिस्ट, आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी से मिल जाएगा मुझे एक नेचुरल नंबर एंड नॉट सच दैट कि एन नॉट और एप्सिलॉन जो है उनका प्रोडक्ट बड़ा हो जाएगा किससे? 1 से। इसको x लेकर और इसको y लेकर, और यहाँ से एन नॉट को उधर ले जाएं, 1/n नॉट छोटा हो जाएगा एप्सिलॉन से। 1/n नॉट एप्सिलॉन से छोटा हो गया। अब अगर मैं 1/n और 1/n नॉट का कंपैरिजन करूं और n को बड़ा लूं या बराबर लूं n नॉट के, अगर मैं n को n नॉट ही लूं तो 1/n नॉट और 1/n नॉट तो आ जाएंगे बराबर। और अगर मैं नीचे n नॉट से बड़ा नंबर लिख लूं, n लिखूं लेकिन n नॉट से बड़ा लिखूं, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ n नॉट प्लस 1 लिख लूं तो क्या होगा? नीचे बड़ा नंबर लिखने से ये साइड छोटी हो जाएगी। अगर मैं नीचे और बड़ा नंबर n नॉट प्लस 2 लिख लूँ और लेफ़्ट साइड छोटी हो जाएगी। यानी लेफ़्ट साइड पर जब भी मैं n की जगह n नॉट लिखूँ तो इक्वल आ जाएगा, n की जगह n नॉट से बड़ा नंबर लिखूँ तो लेफ़्ट साइड छोटी आ जाएगी, यानी लेफ़्ट साइड लेस या इक्वल आएगी फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n नॉट के लिए। और बाय 1/n लेस है 1/n नॉट से लेस आर इक्वल और 1/n नॉट लेस है एप्सिलॉन से, तो हम कह सकते हैं 1/n लेस है एप्सिलॉन से फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n नॉट के। और यही
बेसिकली क्या है, xn और x का d, 1/n और 0 का d। आप कह सकते हैं कि d 1/n और 0 लेस है एप्सिलॉन से फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n नॉट, और इसका मतलब है 1/n जो है सीक्वेंस वो कन्वर्ज कर रही है किसको, 0 को, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इज इक्वल टू 0। तो हमने डिफाइन की कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करती है किसी नंबर x को तो हम उसे कैसे लिखते हैं। एक एग्जांपल देखी जिसमें हमने मैट्रिक्स स्पेस रियल नंबर्स का सेट लिया, सीक्वेंस 1/n ली और साबित ये किया कि ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है, 0 को कन्वर्ज कर रही है। जब भी हमने किसी सीक्वेंस को प्रूव करना हो कि वो सीक्वेंस xn x को कन्वर्ज कर रही है तो हमें करना क्या होगा, हमें करना ये होगा कि कोई सा भी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन लेंगे और ढूंढेंगे हर रियल नंबर की दफ़ा एक नेचुरल नंबर n0 ढूंढेंगे कि सीक्वेंस की टर्म्स n0 और n0 से बड़ी उन सीक्वेंस की टर्म्स का और x का d कैलकुलेट करने पे एप्सिलॉन से लेस आता है। ये सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूफ करने का तरीका होगा। और अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी तो हम उसके वर्ड यूज़ करेंगे वो सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। अभी मैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस की एग्जांपल नहीं दी है। किसी सीक्वेंस को डाइवर्जेंट कैसे प्रूफ किया जाता है वो थोड़ा मुश्किल काम होता है। अभी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमने सीखा है और कन्वर्जेंट सीक्वेंस की एग्जांपल देखी है। मज़ीद कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस के बारे में कुछ रिजल्ट्स प्रूफ करेंगे और फिर बाद में सीखेंगे कि सीक्वेंस को डाइवर्जेंट कैसे प्रूफ किया जा सकता है।